हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल टूल। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट लेक्चर सुनकर आइएगा, तभी आपको एक सिस्टमेटिक समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये आपको पार्ट पार्ट में वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एथिक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाए हुए वीडियोस का एडवांस वर्जन है, उसका अपडेटेड वर्जन है। तो आप प्लीज़ इन लेक्चर्स को ज़रूर सुनिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज मैं बात करती हूँ क्वालिटी कंट्रोल टूल की। क्वालिटी कंट्रोल टूल किसने दिया था? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल टूल इशिकावा एक साइंटिस्ट थे जापान के, उन्होंने ये आपको 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल दिए थे। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इसमें से कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टूल नहीं है। अगर मैं बार ग्राफ की बात करूं तो वो क्वालिटी कंट्रोल टूल नहीं है। तो इस टाइप से आपको ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल के नाम याद रखने हैं। क्वालिटी कंट्रोल टूल की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर आपके बहुत सारे को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्वालिटी को कैसे मैनेज करोगे? तो क्वालिटी कंट्रोल टूल जो होता है वो आपका इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। जो आपका क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं और ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो भी डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को निकाल सकें और उससे आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। क्वालिटी कंट्रोल टूल से आपका जो भी डेटा निकल कर आता है वो फैक्ट की बेसिस पर आता है, प्लस इससे हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है और जो भी डिस्कशन होता है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल टूल का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इम्प्रूव्ड प्रोसेस इंफॉर्मेशन को देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वालिटी कंट्रोल दैट इज हिस्टोग्राम। साइंटिस्ट का नाम मत भूलिएगा, वो क्या है? आपके इशिकावा। A histogram is a graphical display of data using a bar of different height। आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे बार हैं आपके जो डिफरेंट डिफरेंट हाइट के हैं। तो ये जो आपका हिस्टोग्राम है ये आपका डेटा को डिस्प्ले करता है, बट डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर। ये बार चार्ट जैसा ही होता है, बट अभी मैं आपको बार चार्ट से कंपैरिजन करके बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो जो इसमें जो रेंज ऑफ ईच बार इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। इन अ क्वालिटी कंट्रोल इट आइडेंटिफाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट अकरेंस एंड डिस्प्ले क्वालिटी परफॉर्मेंस। की इम्प्लीकेशंस क्या है? यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, यूज टू प्लॉट क्वांटिटेटिव डेटा ग्रुप्ड इनटू बार और इंटरवल। अगर हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं तो आप क्वांटिटेटिव डेटा को शो करते हो, जबकि हम बार ग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा आता है। बार ग्राफ की बात करते हैं। अब बार ग्राफ आपका कंट्रोल टूल नहीं है, लेकिन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन होता है कि ये क्वालिटेटिव डेटा को शो करने की काम आता है, वहाँ क्या था? क्वांटिटेटिव था। और यहाँ क्या था? एक क्लास इंटरवल से दूसरे क्लास इंटरवल के बीच में गैप होता है, जबकि हिस्टोग्राम में आपका गैप नहीं होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आता है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो होता है ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखें, जैसे फ्लो चार्ट आप प्रायर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ये अलग अलग शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स को कंबाइन किया जाता है। ये जो आपका प्रोसेस होता है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंसान देख सकता है और इसको बिगनिंग टू एंड फॉलो करना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लैंप वर्क नहीं कर रहा है तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो फर्स्ट आप इस वाले बॉक्स में देखेंगे क्या रीज़न है। लैंप प्लग्ड इन, यानी लैंप जो है उसका वायर प्लग्ड इन है या नहीं है। इफ़ नो देन प्लग इन लैंप। ठीक है, आप जाकर लैंप को प्लग इन करेंगे। अगर ऑलरेडी प्लग्ड इन है तो क्या रीज़न हो सकता है? बल्ब बर्न आउट। ठीक है, यानी आपका जो बल्ब है वो तो नहीं जल गया है। यस, तो आप बल्ब को रिप्लेस करोगे। ठीक है, नो अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद अल्टीमेट आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लैंप को ही रिपेयर कर दें। तो ये आपका एक्चुअली एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप उसके कॉज तक जाते हो, बट एक प्रॉपर चैनल फॉलो करते हुए कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट इज परेटो एनालिसिस। ये वर्ड आपके लिए नया होगा तो इसे समझते हैं। परेटो एनालिसिस में क्या होता है कि आपका
एक जो इसमें शिकावा ने आपका एक स्टेटमेंट दिया था कि जो 80% आपकी प्रॉब्लम है उसका कॉज सिर्फ 20% होता है। 80% ऑफ द प्रॉब्लम आर क्रिएटेड बाय 20% ऑफ द कॉज। इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है कि 80-20 रूल इज रिलेटेड टू वॉट। तो आप बोलोगे क्वालिटी कंट्रोल टूल, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या परेटो एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि परेटो एनालिसिस में जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये हिस्टोग्राम का ही एक स्पेशल पार्ट है, बट इसमें जो भी आपके डेटा है उसको एक सम क्राइटेरिया के थ्रू अरेंज किया जाता है। तो स्पेशल form of histogram in which attribute data are arranged according to some criteria such as money or a value. It is the key tool used in the total quality control and a Six Sigma. It discovers the sources that may cause the majority of problem. Clear है? अब आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने कि इंडिया में रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है कि सरकार आपको सैलरी दे रही है तो वापस में इनकम टैक्स के फॉर्म में, या जैसे अगर रेलवे है, रेलवे एक सरकारी संस्था है, तो रेलवे में जितने लोग ट्रैवल करते हैं, जितना भी आपको वापस में रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू का मतलब है जितना टिकट के जो पैसे होते हैं उनको कलेक्ट करती है सरकार, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। या इनकम टैक्स के थ्रू जो पैसे कलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो 80%, आप ये देखो कि इंडिया के पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन में 20% लोग ही हैं जो इंडियन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि जो बाकी आपके 80% लोग हैं उनका ये है कि खाना, मतलब वो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, उनका वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, उनका जितना आज कमाते हैं उसको खाकर ख़त्म कर देते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में कम है। सिर्फ 20%, अगर मेजॉरिटी की देखी जाए, 20% पीपल ऑफ इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इंडियन रेवेन्यू। क्लियर है? तो ये आपका पेरेटो एनालिसिस हुआ। अब मैं बात करती हूँ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और अ फिशबोन डायग्राम। इसको हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। ये भी आपका एक मेथड है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे का कॉज क्या है। आपका बेसिकली स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो करता है, जबकि अगर हम पहले वाले पेरेटो एनालिसिस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या था, सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो कर रहा था। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें आपको हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका ये फिशबोन डायग्राम है या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, ये बेसिकली रूट कॉज पर फोकस करता है। ये आपका छोटा छोटा स्नैपशॉट लेता है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेता है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रॉब्लम आ रही है, और उसके रूट कॉज पर जाता है। जैसे अगर आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में अगर बता रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी पुअर है तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। या तो उसकी मशीन अच्छी वर्क नहीं कर रही है, या तो उसने मेथड गलत लगाया है, या तो एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो उसकी इक्विपमेंट अच्छी नहीं है। अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो उस कॉज का इफेक्ट क्या क्या आ सकता है। अगर हम मशीन की बात कर रहे हैं तो मशीन की स्पीड लो होगी। अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो गेज, जैसे गेज अगर आपका टेम्परेचर वगैरह मेज़र करने के लिए काम करता है तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी नहीं है। तो ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट पे वर्क करता है। रूट कॉज पर जाता है बेसिकली कि क्या अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका रूट कॉज क्या है और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम बेसिकली वेरिएबल के बीच में शो होता है। ये आपका इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई अ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द टू प्रोसेस वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि आप एक वेरिएबल को चेंज करके उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर देखते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वाई और एक्स की बात करें तो वाई और एक्स के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, नो कोरिलेशन है। इसी तरह से हम सेकंड पर देखते हैं तो अगर हम एक वेरिएबल को बढ़ा रहे हैं, इसमें हम एनालाइज कर रहे हैं कि डेटा एक वेरिएबल को अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल इफेक्टिवली कैसे चेंज होता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से किस तरीके से रिलेशनशिप है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट की तो, और यहाँ पर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें कि हमारा प्रॉफिट तो बढ़ रहा है बट उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट की कॉस्ट भी घटती जा रही है। तो हम इस तरीके से दो वेरिएबल को एनालाइज करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर हम एक पैरामीटर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा पैरामीटर भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक पैरामीटर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा पैरामीटर ऑटोमेटिकली घटता जा रहा है। तो ये आपकी स्कैटर डायग्राम बेसिकली दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं
चेकशीट एनालिसिस। चेकशीट एनालिसिस आपका चेकलिस्ट से डिफरेंट होता है। चेकशीट में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे इंटरवल के डेटा को रिकॉर्ड किए रहते हैं और उससे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी फंक्शन है, जो भी वो क्वालिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। इट इज़ यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ डिफेक्ट। इट इज़ अ डेटा गैदरिंग टूल यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ बात करूँ, दो ऑपरेटर लिए हुए हैं हमने। ठीक है। ऑपरेटर हैं जो आपका मॉर्निंग और इवनिंग में जाते हैं मशीन को ऑपरेट करने के लिए। मशीन, दो प्रिंटिंग मशीन है, एक ए है और एक बी है। ऑपरेटर वन जब फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग मशीन को देखने गया है तो उसमें अच्छे से पेपर प्रिंट हो रहे हैं, मतलब एक बार में 50 पेपर 100 पेपर आराम से प्रिंट हो रहे हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मशीन बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इवनिंग में ही वो ऑपरेटर जाता है तो वो देखता है क्या कि उसको 3 बार बुलाया गया, मतलब 3 बार नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आए हैं। वाई जो है आपका नंबर ऑफ टाइम्स द सुपरवाइजर इज कॉल्ड पर डे, यानी ऑपरेटर कितनी बार सुपरवाइजर को बुलाना पड़ रहा है, उस मशीन को रुक जा रही है उसको देखने के लिए। तो इवनिंग में अगर हम बात करें तो 3 बार मशीन रुकी। अगर इवनिंग में वो 4 घंटे मशीन चली है तो उसमें से 3 बार हमें सुपरवाइजर को बुलाना पड़ा है। ये जो ऑपरेटर है इसने सुपरवाइजर को कॉल किया है 3 बार। अगर हम मशीन बी की बात कर रहे हैं तो उसमें 5 बार कॉल हुई है। इसका मतलब मशीन बी में कहीं ना कहीं कुछ इशू है प्रिंटिंग मशीन में, या तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जा रही है या तो वो बहुत जल्दी उसका इंक खत्म हो जा रहा है। अगर हम सेकंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑपरेटर जाता है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में 1 बार बुलाया गया है सिंपली फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, तो दैट इज़ ओके। सेकंड मशीन की बात कर रहे हैं, 2 बार बुलाया जा रहा है। अगर हम इवनिंग की बात कर रहे हैं तो इवनिंग में अगर आप मशीन बी को देखो तो फिर से 5 बार बुलाया गया है। इसका मतलब जो मशीन बी है वो आपका प्रॉब्लम शो कर रही है, बार बार वहाँ पर सुपरवाइजर को बुलाया जा रहा है। तो जो चेकशीट होती है ये क्या करता है, आपका रिकॉर्ड को कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि आप एक यूजफुल निर्णय ले सकें। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कंट्रोल चार्ट की। कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफ यूज टू स्टडी हाउ अ प्रोसेस चेंजेस ओवर अ टाइम एंड वेयर डेटा आर प्लॉटेड इन टाइम ऑर्डर। जो आपका कंट्रोल चार्ट है वो बेसिकली आपका बताता है कि जो भी आपकी मशीन है या फंक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं रन कर रही है, मतलब इतनी तो गर्म नहीं हो गई है कि बिल्कुल वो जल गई है या क्या है। जैसे इसमें हम लिमिट्स सेट करते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखो, अपर कंट्रोल लिमिट और एलसीएल को बोलते हैं हम लोअर कंट्रोल लिमिट, और ये आपका कंट्रोल लिमिट है। अब यहाँ पर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखोगे एक पॉइंट पर हमारा जो है कि वो लिमिट से बाहर चला गया है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल चार्ट के थ्रू हम ग्राफ बनाकर शो करते हैं कि हमारा जो भी फंक्शन कर रही है मशीन वो आउट ऑफ कंट्रोल तो हुई है कि नहीं हुई है। हमारा आइडियल जो ग्राफ होना चाहिए वो कंट्रोल लिमिट के ही आसपास होना चाहिए। अगर आउट ऑफ कंट्रोल गई है तो इसमें आपका सीरियसली कोई आ सकता है, सीरियसली कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ग्राफ बनाकर बताया गया जिसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। असाइनेबल वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन, और ये आपका असाइनेबल बताया। इसकी लिमिट आपका यूसीएल और एलसीएल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम अगर बात करें कंट्रोल चार्ट को, तो कंट्रोल चार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वेरिएबल मेजर्ड एंड एट्रीब्यूट मेजर। इससे पहले मैं आपको बता दूं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉमन वेरिएशन। कॉमन वेरिएशन का मतलब है कि अगर आपकी मशीन काम कर रही है तो वो आवाज़ करेगी। एक नॉर्मल आवाज़ इस कॉमन वेरिएशन की, इतनी आवाज़ तो मशीन करेगी ही, प्रिंटिंग मशीन की अगर हम बात कर रहे हैं। बट कुछ होता है आपका असाइनेबल वेरिएशन, मतलब अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा आवाज़ कर रही है या ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है उसके किसी भी फंक्शन में, तो वो आपका लुक आफ्टर करने की चीज़ होती है, उस वेरिएशन को रीड करने की ज़रूरत होती है। अब हम कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है आपका वेरिएबल मेजर्ड। वेरिएबल मेजर्ड हमारा कब यूज़ होता है, जब आपका कोई भी डेटा कंटिन्यूअस परफॉर्म हो रहा है, यानी इट अप्लाइज टू द डेटा दैट फॉलो कंटिन्यू वेरिएशन। ये कहाँ कहाँ यूज़ करने के लिए काम आता है, मेजरमेंट ऑफ वेट, डेंसिटी, टेम्परेचर। तो कंट्रोल चार्ट जो में अगर हम वेरिएबल चार्ट की बात करते हैं तो वो आपका उस डेटा के लिए काम करता है जो हमारा लगातार यानी कंटिन्यूअस में है। इसमें अगर हम बात करें तो 2 टाइप होते हैं, मीन चार्ट और एक्स चार्ट। मीन चार्ट हमारा किस लिए यूज़ होता है, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है, जबकि अगर हम आर चार्ट की बात करते हैं तो ये वेरिएशन, आपकी जो रेंज में जो वेरिएशन होता है उसको बताता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एट्रीब्यूट चार्ट की। ये क्या होता है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जबकि जो आपका वेरिएबल चार्ट है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। ये जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं यही आपके क्वेश्चन बन के थ्योरेटिकल में आएंगे।
अगर हम एट्रीब्यूट चार्ट की बात करते हैं तो उसमें पी चार्ट और सी चार्ट दोनों आता है। पी चार्ट क्या करता है कि जो ये आपका परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव जो होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल। सी चार्ट क्या होता है, इट इज़ यूज टू मॉनिटर द नंबर ऑफ डिफेक्ट। पी चार्ट आपका कंट्रोल करता है और जो सी चार्ट है वो आपका मॉनिटर करता है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स चार्ट जो होता है इट शोज द वेरिएशन इन एवरेज ऑफ सैंपल्स। ये क्या कह रहा है, वेरिएशन को शो कर रहा है। आर चार्ट क्या करता है, इट शोज द वेरिएशन इन रेंज ऑफ सैंपल्स। क्लियर है। पी चार्ट होता है डिजाइन टू कंट्रोल द परसेंटेज और प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल। और ये क्या होता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करता है। इसमें जो चार्ट बनता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, जबकि एक्स और आर चार्ट क्या थे, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे थे। सी चार्ट जो होता है यूज टू मॉनिटर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बट कांट कंप्यूट द प्रपोर्शन दैट इज डिफेक्टिव। जो सी चार्ट है ये आपका नंबर ऑफ डिफेक्ट्स तो बताता है बट किस प्रपोर्शन में डिफेक्टिव है ये नहीं बताता है, लेकिन ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, पी चार्ट। ये मैच द फॉलोइंग के नाम से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टूल हैं जो है आपका, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं पेरेटो चार्ट की बात करती हूँ तो वो एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। स्कैटर डायग्राम आपका एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट के लिए। कंट्रोल चार्ट्स कंट्रोल करने के लिए। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के लिए। फ्लो चार्ट डिफाइन के लिए। चेक शीट मेजर्स के लिए। हिस्टोग्राम मेजर एनालिसिस के लिए। तो DMAIC इसका फुल फॉर्म है डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इम्प्रूव, कंट्रोल। मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बताऊंगी। तो उसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जैसे एनालिसिस आप देख रहे हैं, एनालिसिस 2, 3 और 4, इसमें से कौन सा एनालिसिस 5, इसमें से कौन सा एनालिसिस नहीं करता है। तो आपसे पूछ दिया जा सकता है कि क्या फ्लो चार्ट एनालिसिस करता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ जाएंगे तो भी काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।